हाय एवरीवन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टॉपिक मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इन मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में दो ऑर्गन्स होते हैं, एक तो होता है इसमें स्क्रोटम और एक होता है पेनिस। स्क्रोटम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डबल वॉल स्ट्रक्चर है, स्किन फोल्ड होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 2 to 2.5 लेस देन कोर बॉडी टेम्परेचर वो प्रोवाइड करता है। इसका मैंने एक ऑलरेडी से वीडियो बनाया है, वो वीडियो यूट्यूब में अपलोडेड है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा तो आप उसको भी आसानी से देख करके पढ़ सकते हैं, ताकि कनेक्टिंग आपका जो एक टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, सिस्टमेटिक आप उसको समझ सकें, इसलिए उसको आप लिंक वहाँ से भी देख सकते हैं। और अनदर इज द पेनिस, जिसका यूज होता है पर्पज ऑफ इंसेमिनेशन, मीन्स जो फीमेल का वेजाइना होता है वहाँ तक सीमेन पहुँचाने के लिए जिस ऑर्गन का यूज करते हैं उसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो ऑर्गन्स हैं जो एक तो मॉर्फोलॉजिकली मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे फीमेल के केस में वल्वा होता है, मेल के केस में स्क्रोटम और ये पेनिस हो गया। दूसरा, इनके लेवल पर कुछ ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे सेक्सुअल स्टिमुलेशन भी होता है। खैर, तो इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आज मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा पेनिस के बारे में। तो पेनिस यूज फॉर पर्पज ऑफ इंसेमिनेशन, मीन्स सीमेन फीमेल के वेजाइना तक पहुँचाने में यूज किया जाता है इसका। अब जो पेनिस है, बेसिकली इस पेनिस के अंदर यूरेथ्रा रन करता है, और ये जो यूरेथ्रल पाथ है, ये यूरेथ्रल पाथ मेल और फीमेल में अलग अलग कंडीशन से फीमेल का यूरेथ्रा सेपरेट रन करता है, जबकि जो मेल का यूरेथ्रा है वो विद इन द पेनिस रन करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो यूरेथ्रल पाथ है वो कॉमन पैसेज फॉर पर्पज ऑफ यूरिनेशन एंड फॉर पर्पज ऑफ सीमेन इजैकुलेशन। वेरी क्लियर। बट सीमेन इजैकुलेशन तभी संभव होगा जब इस पेनिस में इरेक्शन होगा। तो होता क्या है कि जब तक पेनिस में इरेक्शन नहीं होता, मीन्स उस टाइम तक पेनिस रिमेन्स फ्लैसिड इन कंडीशन, पेनिस फ्लैसिड कंडीशन में रहता है, और इस समय केवल ये पर्पज ऑफ यूरिनेशन में यूज किया जा सकता है, पर्पज ऑफ इंसेमिनेशन में फ्लैसिड पेनिस का यूज नहीं हो सकता है। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो यहाँ पर कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और उन इरेक्टाइल टिश्यूज की ब्लड वेसल्स में ब्लड की फिलिंग या कलेक्शन होने के कारण इस पेनिस में जो स्पॉन्जियस टिश्यूज है, या कह सकते हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, उन इरेक्टाइल टिश्यूज में हार्डनेस आती है और पेनिस में इरेक्शन आ जाता है। मीन्स में सेक्सुअली स्टिमुलेटेड, यहाँ पर फिलिंग ऑफ ब्लड होगा, इनगोर्जमेंट ऑफ ब्लड होगा, और उस ब्लड इनगोर्जमेंट होने के रिजल्टेंट पेनिस में इरेक्शन आएगा, हार्डनेस आएगी, और इस इरेक्टेड पेनिस का यूज हम करते हैं पर्पज ऑफ इंसेमिनेशन में। तो हाउ दिस एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन पेनिस में इरेक्शन कैसे आता है, हम इस टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं। भी पहले इसका जरा हम स्ट्रक्चर पढ़ समझ लें। तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि पहला पार्ट हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अदर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, देन द पेनाइल यूरेथ्रा और द स्पंजी यूरेथ्रा। दिस यूरेथ्रा सराउंडेड बाय spongy tissue known as corpus spongiosum. This one is the corpus spongiosum. ये वाला जो देख रहे हैं ब्लैक से ड्रॉ किया मैंने, दिस इज corpus spongiosum, जिसके अंदर जिसपे के थ्रू कह सकते हैं कि यूरेथ्रा पास होता है। वेरी क्लियर। यूरेथ्रा का वो पोर्शन जो पेनिस के उस पोर्शन में होता है जो बाहर बॉडी से बाहर, ठीक है, रहता है, इसलिए इसको हम पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। सिंस इट इज सराउंडेड बाय द स्पंजी यूरेथ्रा, so it is called it is surrounded by the corpus spongiosum, so also called as spongy urethra, and there are two bundle of erectile tissues known to be as the corpus cavernosa. Very clear, corpus cavernosa होते हैं जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। This corpus spongiosum at terminal end get swells and form the glans penis. Glans penis कह सकते हैं slightly swelled terminal portion of this penis होता है, and जो कॉर्पस कैवर्नोसा होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा अनडाउटेडली स्टार्ट्स फ्रॉम एट द लेवल कॉर्पस स्पंजियोसम इटसेल्फ, बट दिस कॉर्पस कैवर्नोसा टर्मिनेट जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ग्लैंस पेनिस, and this glans penis and along with all tissues completely covered by the skin, but at the level of glans penis skin is very loose and thin,
this loose and thin skin known as prepuce or foreskin. This prepuce or foreskin is surgically removed, and this surgical removal of foreskin known as circumcision बोला जाता है। ये इस ग्लैंस पेनिस का जो रिम पोर्शन होता है, स्वेल्ड पोर्शन होता है, इस ग्लैंस पेनिस के रिम पोर्शन में कुछ डॉट से हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। वो जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं उनको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ टायसन और प्रेप्यूचियल ग्लैंड। दिस प्रेप्यूचियल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। इससे वाइट कलर का एक मटेरियल निकलता है, एंड दिस वाइट कलर मटेरियल इज नोन एज स्मेग्मा। ये प्रकार का वैक्सी मटेरियल होता है। दिस चूंकि मोस्टली जो ग्लैंस पेनिस रिमेन्स कवर्ड इफ सर्कमसाइजन हैज नॉट बीन डन। अगर सर्कमसाइजन नहीं किया गया है तो ग्लैंस पेनिस क्या रहेगा? कवर्ड रहेगा, और कवर्ड रहने की वजह से यहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इट्स बेटर टू टाइमली क्लीन दिस ग्लैंस पेनिस बाय कीपिंग दिस स्किन बैकवर्ड सो दैट देयर शुड बी नो माइक्रोबियल इन्फेक्शन, और कैसे भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को आसानी से अवॉइड कर सकते हो। वेरी क्लियर। अगर हम इस पेनिस के किसी एक पोर्शन के, जिसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं शाफ्ट ऑफ द पेनिस, अगर शाफ्ट ऑफ पेनिस का हम फर्दर कह सकते हैं हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करें तो हम क्या देखते हैं कि देयर आर टू डॉर्सल। जैसे कि अगर पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो टू डॉर्सल, अब यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो टू डॉर्सल ये वाले दो हो गए, ये टू डॉर्सल आर कॉर्पस कैवर्नोसम एंड वन वेंट्रल इज सेड टू बी कॉर्पस स्पंजियोसम। तो 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। आउट ऑफ दिस 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, 2 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू और डॉर्सल एंड 1 इज वेंट्रल। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ऑल ऑफ देम सराउंडेड बाय दी what skin layer, and below the skin they are present the tunica albuginea. Here blood vessels are there like superficial, जो सबसे ऊपर की तरफ है, डीप वेन हो गए, सुपरफिशियल आर्टरी और डीप आर्टरी हो जाती है। जो यूरेथ्रा होता है वो कॉर्पस स्पंजियोसम में रन करता है। तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पर, जिस समय सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, उस सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पर इन्हीं ब्लड वेसल्स में ब्लड का इनगॉर्जमेंट होता है, या ब्लड की बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है, ब्लड का कलेक्शन होने लगता है, और उस ब्लड के कलेक्शन होने के रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होता है? हार्डनेस आ जाती है। जिस समय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के रिजल्टेंट यहाँ पर इरेक्शन होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव है, ओके, अगर नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस ब्रिंग्स अबाउट इरेक्शन इन पेनिस में इरेक्शन लाता है। वेरी क्लियर। तो इरेक्शन ब्रॉट बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वहीं पर जो इजाकुलेशन है, दिस इजाकुलेशन ब्रॉट बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर इजाकुलेशन होगा तो जैसे ही इजाकुलेशन होगा उसमें इरेक्शन पेनिस में खत्म हो जाएगा। जब तक इरेक्टेड पेनिस रहेगा तब तक इजाकुलेशन नहीं। मीन्स इजाकुलेशन इज दैट स्टेज जहां पर पेनिस में इरेक्शन होना खत्म हो जाता है। तो जो इजाकुलेशन है इट ब्रॉट बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होगा तो इजाकुलेशन हो जाएगा और पेनिस में इरेक्शन खत्म हो जाएगा। और जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करेगा, काम करेगा, तो वो पेनिस में इरेक्शन होगा, सिंपैथेटिक में इजाकुलेशन होगा और इरेक्शन खत्म हो जाएगा। मीन्स जो सेक्सुअल एक्टिविटी में पेनिस का इरेक्शन और इजाकुलेशन होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इन फ्यू केसेस मेल्स आर नॉट एबल टू hold erection, means inability to hold erection, inability to hold erection known as
इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोला जाता है। और ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन 100% बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन। जैसे कि कुछ बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जिसमें मेडिसिन दे करके इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। मीन्स जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो कोई एक बहुत ऐसी बीमारी या समस्या नहीं है जिसका कि कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। वेरी क्लियर। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के कारण इरेक्शन होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के कारण यहाँ पर क्या होगा, इजाकुलेशन होगा, इजाकुलेशन हो जाएगा। वेरी क्लियर। अब देखते हैं आगे हम लोग। वंस द सेक्सुअल एक्ट हैज टेकन प्लेस, तो उस सेक्सुअल एक्ट होने के रिजल्टेंट यहाँ पर कैसे कैसे प्रोसेस होंगी, क्या क्या होगा। तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो इजैकुलेशन होता है वो सीमेन का होता है। तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीमेन का। टिल देन आप लोग एक बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते करते डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सोच लीजिए एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। कोशिश करते रहेंगे तो कोशिशें कामयाब होंगी ही होंगी। और अगर इन कोशिशों करना ही छोड़ देंगे तो फिर तो हम किसी भी टाइप की पढ़ाई करेंगे और उसके लिए जो शिद्दत से हमें कोशिश करनी, जैसे हमें मेहनत करनी है, अगर हम वो लोग नहीं करेंगे तो हमें वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, हम में से कोई भी होगा, XYZ कोई भी टीचर होगा, अपना मन लगा के पढ़ा तो सकता है, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स को भी उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ना चाहिए जिससे कि उसका जो वो लक्ष्य या कह सकते हैं एक टारगेट पाना चाहता है उस टारगेट को वो आसानी से पा जाए। दोस्तों सेक्सुअल एक्ट इन केस आप कहां पर मेल्स सेक्सुअल एक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, उसका सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगा। सेक्सुअल स्टिमुलेशन मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है, जेंटल टच से, बाय रीडिंग द टेक्स्ट और जस्ट वॉचिंग समथिंग। मल्टीपल सोर्सेज हैं जिससे कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है। इस सेक्सुअल स्टिमुलेशन के रिजल्टेंट मैंने पहले बताया, एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होंगे। इन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से होता है रिलीज क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। रिमेंबर इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूजेस, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली causes release of secondary messenger cyclic guanosine मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का रिलीज कराता है। मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड एक हार्मोन की तरह काम करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड इज द ओनली हार्मोन इन द बॉडी दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेज। अब ये साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनने के रिजल्टेंट जो
पेनाइल ब्लड वेसल्स हैं वहां पर स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ पेनाइल ब्लड जो वेसल्स होंगी वो पेनाइल ब्लड वेसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएगी। और जब ये रिलैक्स होगी तो हो जाएगा वैसोडाइलेशन, और इस वैसोडाइलेशन के रिजल्टेंट मोर ब्लड कलेक्टेड इन पेनाइल ब्लड वेसल, और जिसके रिजल्टेंट होता है पेनिस में इरेक्शन। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ, कह सकते हैं, इरेक्शन इन द पेनिस, कि जब किसी मेल का जेंटल सेक्सुअल स्टिमुलेशन करते हैं तो उसके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दीज एक्टिवेटेड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और रिलीजिंग दिस नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस हार्मोन विच डिफ्यूजेस एट द लेवल ऑफ मसल्स, एंड वहाँ मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होकर के इट ब्रिंग्स अबाउट सिंथेसिस ऑफ द साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट वर्क एज और सेकेंडरी मैसेंजर, जो भी कह सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं दे वर्क बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर ब्लड वेसल्स के की जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, उनका रिलैक्सेशन करेगा तो उनका डायमीटर बढ़ेगा, और जब उनका डायमीटर बढ़ेगा तो वहां पर मोर ब्लड फिलिंग हुई, इसको लोग बोलते हैं इनगोर्जमेंट ऑफ ब्लड, एंड दिस इनगोर्जमेंट ऑफ द ब्लड result in hardening of the penile spongy tissues और penile erectile tissues, जिससे पेनिस में इरेक्शन होगा। अब ये जो इरेक्टेड पेनिस होता है दिस इंसर्टेड इनसाइड वेजाइना, एंड आफ्टर दैट देयर इज इजेक्शन, इजाकुलेशन होगा, और जब इजाकुलेशन होगा तो सीमेन कहाँ जाएगा, फीमेल के वेजाइना में पहुंच जाते हैं, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। होता क्या है, आफ्टर सम टाइम जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी के कुछ समय के बाद एक एंजाइम बनता है फास्फोडाइस्टरेज। कौन सा एंजाइम बनेगा, फास्फोडाइस्टरेज, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम बनता है। ये फास्फोडाइस्टरेज का काम होता है डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट। अब लॉजिक लगाइए कि जब कुछ समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो वहां पर प्रोडक्शन ऑफ फास्फोडाइस्टरेज होना शुरू हो गया, और इस फास्फोडाइस्टरेज ने क्या किया, इस साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट को क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया, उसका डिप्लीशन या डिग्रेडेशन करना इसने इसका शुरू कर दिया। और अगर साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब पेनिस में इरेक्शन नहीं होगा। पेनिस में इरेक्शन तभी तक रहेगा जब तक साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट अवेलेबल है। जैसे ही साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट का लेवल घटना शुरू होगा पेनिस में इरेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे लोग जिसको मैंने बताया जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, द काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन विच मेल इज अनेबल टू होल्ड इरेक्शन ओके इन द पेनिस। तो पेनिस में इरेक्शन अगर नहीं हो पा रहा तो कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वहां पर फास्फोडाइस्टरेज का सिंथेसिस अर्ली शुरू हो जाता होगा, जिसके कारण ये साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट का डिग्रेडेशन अर्ली होगा, और जब साइक्लिक guanosine मोनोफॉस्फेट का डिग्रेडेशन अर्ली होगा तो फिर इरेक्शन नहीं रहेगा, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो देयर इज कंपाउंड नोन एज सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट नाम का एक कंपाउंड है, ओके।
इसका अगर मैं बात करूं मार्केट में जो ट्रेड नेम है, दिस इज वाइग्रा। वाइग्रा के नाम से ट्रेड नाम की एक मेडिसिन आती है, ठीक है। इट कैन बी यूज बेसिकली सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये क्या करती है? सिल्डेनाफिल सिट्रेट जब किसी पर्सन को दी जाती है तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट का काम होता है दिस डिलेज synthesis of this delayed synthesis of phosphodiesterase, जो शॉर्ट में ये लिखा है PDE। इस PDE के सिंथेसिस को वो क्या करता है? स्लो कर देता है। तो जब फास्फोडाइस्टेरेज स्लोली बनेगा तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि साइक्लिक मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा, और जब ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी हद तक रोका जा सकता है। ये तो एक कंडीशंस हो गई जहां पर मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश किया कि एक डिमेरिट्स ये कह सकते हैं, एक डिसऑर्डर लाने की कोशिश की, और उस डिसऑर्डर होने के पीछे कारण क्या था उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब अगर जब ये पेनिस में इरेक्शन था तो इरेक्टेड पेनिस इज मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इनसाइड द वेजाइना एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। जो ग्लैंस पेनिस होता है उस ग्लैंस पेनिस के बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंपैथेटिक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। वो सिंपैथेटिक सेंसरी न्यूरॉन्स इस तरीके से मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस डक्ट सिस्टम को तैयार करते हैं, लाइक एपिडाइमिस वास डिफरेंस को तैयार करते हैं, यूरेथ्रा को तैयार करते हैं, कि वहां से वो एक फ्लूइड कलेक्ट करके बॉडी से बाहर इजेक्ट कर सके। मतलब उसका हम सीमेन का इजैकुलेशन कराना भी कह सकते हैं। तो जो इस सेक्सुअल एक्टिविटी के रिजल्टेंट सीमेन आएगा, तो वो जरा बात करते हैं सीमेन के बारे में। सीमेन व्हाइट कलर डिस्चार्ज एट द एंड ऑफ मेल्स सेक्सुअल एक्ट। जिस समय मेल का सेक्सुअल एक्ट होता है तो उसके रिजल्टेंट सीमेन रिलीज होता है, जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। दिस सीमेन कंप्राइजेस ऑफ टू कंपोनेंट बेसिकली, उसमें से तो एक स्पर्म, टोटल कितना 10% ऑफ टोटल सीमेन होता है, और दूसरा होता है सेमिनल प्लाज्मा। रिमेंबर दोस्तों, सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल फ्लूइड में अंतर होता है। सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स जो सेमिनल प्लाज्मा है, जो टोटल सीमेन का 90% है, वो made by the secretion of accessory glands। इन एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन से बनता है। अब एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं, इनका भी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड यूट्यूब में अपलोडेड है। ओके, आप उसको भी देख सकते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स 3, यहाँ नाम और परसेंटेज वॉल्यूम में नोट करूंगा, जिसमें से एक 1 पेयर सेमिनल वेसिकल्स, जो कि 60 से 70% ऑफ सीमेन बनाती है, 60 to 70% ऑफ सीमेन बनाने का काम करेगा। देन प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, जो कि 25% ऑफ सीमेन बनाती है, और तीसरी ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड, जो सीमेन का 5% बनाती है। वेरी क्लियर। अगर हम सीमेन का, ये तो खैर नॉर्मल कंपोजिशन हो गया,
अब इस सीमेन में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इसका पीएच लगभग 7.3 होता है, मतलब अल्कलाइन होता है। और अल्कलाइन पीएच क्यों चाहिए? क्योंकि जो यूरेथ्रा है वो एसिडिक है, और एसिडिक यूरेथ्रा, वेरी क्लियर, एसिडिक यूरेथ्रा जो होता है वो स्पर्मिसाइडल होता है, तो वहाँ पर स्पर्म मरने ना पाए, इसलिए अल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए। तो पीएच जो मिसका मिलेगा 7.3 मिलेगा। देन पर इजाकुलेशन में जो वॉल्यूम होता है वो 3 ml से लेकर के 5 ml पर वेरीज पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर जो हमें स्पर्म काउंट मिलेगा, स्पर्म काउंट पर इजाकुलेशन की बात है। स्पर्म काउंट पर इजाकुलेशन अप्रॉक्सीमेट 200 to 300 मिलियन। कभी कभी क्वेश्चन पर ml पर भी आता है, तो स्पर्म काउंट पर ml ऑफ सीमेन, स्पर्म काउंट पर ml ऑफ सीमेन में 80 to 120 मिलियन माना जाता है। ओके ये स्पर्म काउंट होता है इसमें से। अच्छा, दूसरी चीज, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए 60% मस्ट बी हेल्दी। अब ये 60% क्या? स्पर्म। फॉर फर्टिलाइजेशन 60% ऑफ टोटल स्पर्म काउंट, 60% ऑफ टोटल स्पर्म काउंट है वो कितना होना चाहिए? मस्ट बी हेल्दी होना चाहिए, वेल फॉर्म्ड होना चाहिए, कह सकते हैं वेल फॉर्म्ड हो, वेल फॉर्म्ड। ओके, वेल फॉर्म्ड हो, और उसी के बेस से आगे 40% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव वाइगोरस मोटिलिटी, वाइगोरस मोटिलिटी, वाइगोरस मोटिलिटी होनी चाहिए। वेरी क्लियर। और इस तरीके से जो स्पर्म्स होते हैं वो सीमेन में हैं। सीमेन बेसिकली 2 टाइप के कंपोजिशन से मिलकर के बनता होता है। 10% स्पर्म होते हैं, 90% सेमिनल प्लाज्मा है। सेमिनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स होता है। इसका पीएच अल्कलाइन, वॉल्यूम 3 to 5 ml के आसपास मिलेगा। टोटल स्पर्म काउंट ये होगा। स्पर्म काउंट घट सकता है, और अगर किसी घट गया है तो वहां पर 2 चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कंडीशन क्या मिलेगी? स्पर्म काउंट, एक कंडीशन आता है जब स्पर्म काउंट लो हो। अब यहां लो में आप लेके जा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये लो कितना? 80 मिलियन से भी। इस केस पर पर्सन को यूज किया जाता है बेसिकली, या लो स्पर्म काउंट या रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट के लिए टर्म यूज किया जाता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया यूज करते हैं। और अगर स्पर्म काउंट बेटा जी लेस देन 20 मिलियन है, अगर 20 मिलियन स्पर्म है, उससे कम स्पर्म काउंट है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, इस कंडीशन पर हो सकती है इनफर्टिलिटी, हो सकती है इनफर्टिलिटी हो सकती है। किसी पर्सन में अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। रिड्यूस स्पर्म को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अब्सेंस ऑफ स्पर्म को एस्पर्मिया कहते हैं, एजोस्पर्मिया बोलते हैं।
तो इस तरीके से ये ओवरऑल आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उसमें आया 2 टॉपिक, एक्सटर्नल जेनेटिलिया और साथ ही साथ हमने आज पेनिस की बात की उसमें से। और देन आफ्टर हमने मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन की बात की, मेल में सेक्सुअल एक्ट कैसे होता है, और आफ्टर हमने वो डिस्कस किया कौन सा टॉपिक, सीमेन क्या है, सीमेन में क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।